हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। आज हम करेंगे आरओ का 2016 का क्वेश्चन पेपर। ये जो था ये 2016 में ही हुआ था, ठीक है। लेकिन हम इससे पहले जो कर चुके हैं पेपर, ये कैंसिल हो गया था, पेपर एक्चुअली लीक हो गया था। तो इस री एग्ज़ाम वाला पेपर हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप वो देख लीजिएगा। अच्छा, मैंने एक बात नोट की कि जो मेंस का पेपर मैंने डाला है आरओ 2021 का, वो बहुत कम लोग देख रहे हैं। देखिए, बात ये है कि आरओ में मेंस में भी वही क्वेश्चंस आते हैं जीएस में और हिंदी में, बस थोड़ा-सा पैटर्न चेंज हो जाता है। मेंस में 120 क्वेश्चन होते हैं जीएस के और 30 क्वेश्चन होते हैं हिंदी के। तो वो पेपर लगाना भी ज़रूरी है, इसलिए आप वो पेपर भी देख लीजिएगा, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं पेपर के। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें विटामिन से। देखिए, विटामिन से एक क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, तो आप कहाँ से पढ़िएगा? लूसेंट में दिया हुआ है, साइंस के पोर्शन में, बायोलॉजी के पोर्शन में विटामिन्स की एक टेबल दे रखी होगी, वहाँ से आप कर लीजिएगा। 99.9% चांसेस रहते हैं कि विटामिन से वहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि नॉट करेक्टली मैच्ड। तो विटामिन ए से तो नाइट नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन बी3 से पैलिज्रा, विटामिन डी से कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं हो सकती ना। कलर ब्लाइंडनेस क्या है? एक सेक्स लिंक्ड हेरिटेड डिजीज है, ठीक है। तो विटामिन डी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, और फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? एनीमिया। तो इसीलिए जो टीनेजर्स गर्ल्स होती हैं या प्रेग्नेंट वुमेन्स वगैरह होती हैं, उन्हें फॉलिक एसिड की टैबलेट्स दी जाती है, क्योंकि उनमें जो होता है ना, ब्लड की कमी ना हो जिससे। सेकंड है असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन। देखिए, असर्शन और रीजनिंग में क्या क्या रहता है, जहाँ तक मैंने नोट किया है कि अगर आपको आ रहा है सही से, थोड़ा 50% भी आ रहा है, तब आप करिए, वरना क्वेश्चन गलत होते हैं, हो जाते हैं 50% ही क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। लेकिन साइंस के जो क्वेश्चन रहते हैं इसमें ए और आर में, ये टू द पॉइंट होते हैं। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, आप कर दीजिए। जैसे कैस्केटा अमेरवेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासिटिक एंजियोस्पर्म, इट गेट इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट। तो उसमें ए तो सही है, बट रीजनिंग जो है इसकी फॉल्स दी है। क्यों? क्योंकि कैस्केटा डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड बाय द फोटोसिंथेसिस, इट गेट इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द रूट्स एंड स्टेम, नॉट लीव्स। ऑब्वियस सी बात है, लीव से नहीं, रूट एंड स्टेम से लेते हैं। जो भी ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खुद जो खुद क्लोरोफिल नहीं बनाते हैं, वो अपना कहाँ से लेते हैं न्यूट्रिशन? रूट से और स्टेम से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे रिसर्च सेंटर्स से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी यूपीपीएससीएस और आरओ में बहुत आता है। देखिए, जो नीरी है ना, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नागपुर में है। तो अगर हम ए से 2 को कनेक्ट करें तो हमारे ए और बी ऑप्शन सही बैठते हैं। तो अब इसमें क्या है, टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो राजमुंदरी में है, तो डी का फर्स्ट लग हो जाएगा। तो इसमें फिर डी का फर्स्ट है। अब आता है हमारा कि पोटैटो, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट आई थिंक शिमला में है, देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में है, तो उसमें ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ईस्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है, फिर क्या बनता है हमारा? बियर वगैरह बनता है। कैसीन किस में प्रेजेंट होता है? एक कैसीन जो क्या होता है, एक मिल्क प्रोटीन होता है, ठीक है। और एलोवेरा एंजियोस्पर्म होता है। नेपंथिस एक पैरासिटिक एंजियोस्पर्म नहीं होता है, ये एक कार्निवोरस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्ड फ्लू? बर्ड फ्लू के लिए H5N1 होता है, ये मोस्टली न्यूज़ में रहता है चीज़ें, तो आप देख लीजिएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एका ब्राह्मणा हैज बिन यूज्ड? गौतमी पुत्र सत्कर्णी के लिए यूज हुआ था एका ब्राह्मण। कौन थे ये रूलर? थे सतवाना के। द पिनाकल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल्ट इन द्राविड़ स्टाइल? तो भीतरगांव टेम्पल, कासंद्रिया महादेव टेम्पल, ओशिया टेम्पल, इनमें से कोई नहीं है। तेली टेम्पल जो है ग्वालियर का, वो द्रविडियन आर्किटेक्चर में बना हुआ है। अभी क्या है कि आर्ट एंड कल्चर में दो टाइप के आर्किटेक्चर स्टाइल होते हैं, द्राविड और नॉर्दर्न स्टाइल। एक सदर्न स्टाइल होता है, एक नॉर्दर्न स्टाइल होता है, और एक इन दोनों का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा, उसके डिफरेंस भी आ जाते हैं। अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है, आप एज इट इज़ गूगल कर लीजिए कि द्राविडियन स्टाइल या फिर साउथ इंडियन स्टाइल एंड नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल, ठीक है। तो उसमें ऑप्शंस में आपको आ जाएगा।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय बुद्धा। एग्जाम में बुद्धा और जैनिज्म से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ये आप पॉइंट कर लीजिए चीजें, ठीक है। तो इसमें कौन थे? सुभद्रा थे। सुभद्रा वाज द लास्ट कन्वर्ट एंड डिसिपल ऑफ बुद्धा, एंड कौंदना वाज द फर्स्ट कन्वर्ट एंड डिसिपल ऑफ बुद्धा। दोनों इंपॉर्टेंट है। एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ऑन अ पिलर कंटेनिंग प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त। एक तो क्या, ये हमें याद रखना है कि प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किससे रिलेटेड है? समुद्रगुप्ता से। और इन कौन किसके बारे में पाया गया था? इनके इंस्क्रिप्शंस में जहांगीर के बारे में पाया गया था। और इसको क्या कहते हैं? इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहते हैं। किसने करा था ये कंपोज? हरिसेन ने किया था, और संस्कृत में, ठीक है। It was originally engraved on the Ashokan pillar instituted at Kausambi near Allahabad in Uttar Pradesh. It was re-erected by the Mughal Emperor Jahangir in 1605. There are three sets of inscription on the column belonging to three important emperors: अशोका मौर्य, समुद्रगुप्ता एंड जहांगीर। तो अगर ऑप्शन में हमारे होता अशोका मौर्य तो वो भी सही हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेस्टीज दी है और उनके मेटल्स ऑफ कॉइन दिए हैं। तो कुशानाज डायनेस्टी में गोल्ड एंड कॉपर पाए जाते थे, गुप्ताज में गोल्ड एंड सिल्वर, सातवाहनाज में सिल्वर एंड कॉपर, कालजूरीज में गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर। Which among the following family was the first to have matrimonial alliance with अकबर? वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ यूपीसीएस या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस, उसका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले किसने बनाए थे मैट्रिमोनियल अलायंस अकबर के साथ? कचवाहा डायनेस्टी के थे राजा भारमल, उन्होंने बनाया था। और क्या था, उन्होंने अकबर को प्रपोज किया था कि उनकी बेटी हरकाबाई, कहीं कहीं इनका नाम जोधा भी लिया जाता है, उनसे शादी कर लें। विच अपना विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल। अच्छा, यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट है कि कब की थी इन्होंने शादी? 1562 में की थी। ये भी एग्जाम में आ जाता है कि कब की थी शादी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ सल्तनत ड्यूरिंग द राइन ऑफ इल्तुतमिश? तो दिल्ली थी। हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसलेटेड द महाभारत इनटू पर्शियन? हम इससे पहले 3 पेपर कर चुके हैं आर ओ के, और इसमें आई थिंक ये दूसरी या तीसरी बार ये पेपर में रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो कौन थे? अब्दुल कादिर बदायूं थे। द महाभारत वाज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन एट अकबर ऑर्डर बाय द फैजी एंड अब्दुल कादिर बदायूं एंड नेम्ड, क्या नाम लिखा दिया गया था उसका? रमजान नामा means book of war. It was completed by the Maktab Khana, a translation bureau set up by Akbar to translate important Sanskrit book into Persian. बदायूं ने ट्रांसलेट की थी रामायण एंड मैनी संस्कृत टेल्स एंड हिंदू एपिक्स इन पर्शियन इन अकॉर्डिंग विद द विश ऑफ अकबर। तो ठीक है, हम याद रखेंगे इस क्वेश्चन को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग किंग वाज डिफीटेड बाय मोहम्मद गौरी इन द बैटल ऑफ चंद्रावर? कौन थे? जयचंद थे। और ये जो वॉर है, जो ईयर है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1194 एडी में किया था। अमंग द फॉलोइंग हुज टॉम्ब इज सिचुएटेड आउटसाइड द इंडिया? किसका? जहांगीर जी का है, ये हम याद रखेंगे। जहांगीर का लाहौर में है, शाहदरा बाग में। और औरंगजेब का तो औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और हुमायूं टॉम्ब कहाँ पे है? दिल्ली में है। ये विजिटर्स दिए हैं, विजिटर्स से भी एक ना एक क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। आप फिर से किसको, अगर आपके पास अभी प्रॉपर नोट्स नहीं है तो आप कहाँ से करेंगे? आप या तो गूगल से सर्च कीजिए या तो लूसेंट से ले लीजिए। लूसेंट में एज इट इज दे रखी है एक पूरा, लास्ट में दे रखी है चीजें, ठीक है, कौन कौन विजिटर आए थे। हॉकिंस 60, देखिए सबसे पहले तो हॉकिंस आए थे ना, उसके बाद थॉमस रो आए थे। और ये ऐसे हो गया, आजकल थोड़ा ट्रेंड चला है यूपीपीसीएस में कि अगर अगर देखिए आपको नहीं आ रहा है ना क्वेश्चन, आपको 2 पता है, तो आप 50% रिस्क ले सकते हैं कि इन दोनों में से भी हो सकता है, मतलब ऐसे ऐसे क्रॉस में हो सकता है। मनुकी कब आए थे? 1653 1708 में। और राल्फ फिच सबसे पहले आए थे 1585 टू 1586। याद रख लीजिएगा एज इट इज, क्योंकि पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट हो जाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज bestowed विद द टाइटल ऑफ साहेब आलम बहादुर? किसने किसको कहा था बहादुर शाह ने ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट? 1857 रिवॉल्ट से एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं यूपी के एग्जाम में। क्यों? क्योंकि एक तो जो यूपी था वो सेंटर था, ठीक है, यूपी भी सेंटर था ना रिवॉल्ट का। और वैसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो एक से दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिर से आप, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो आप एक काम करिएगा, हमने अपने मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, 95% पार्ट उसका। उसमें रिवॉल्ट ऑफ 1857 से एक टॉपिक है,
ज़्यादा बड़ा नहीं है, 15 मिनट का है, आप देख लीजिएगा, पक्का आपका 1 से 2 क्वेश्चन वहाँ पर आ जाएगा। तो साहिब आलम बहादुर किसको कहा था? बहादुर शाह ने बख्त खान को कहा था। Bakht Khan was bestowed with the title of Sahib-e-Alam Bahadur by Bahadur Shah during the uprising of 1857. Bakht Khan was an Indian freedom fighter and commander-chief of Indian rebel force in the Indian rebellion of 1857 against the EIC. फिर देखते हैं कि किस कंपनी ने मतलब कौन से जो वो थे यूरोपियंस, उन्होंने कौन सी जगह को ऑक्युपाई किया था। तो पौंडीचेरी किसके लिए फेमस है? फ्रेंच ने यहाँ पे सेटअप कर लिया था अपना। गोवा को किसने वो कर लिया था? पोर्चुगीज ने कर लिया था। और ट्रांसकोबर्ग को किसने किया था? डैनिश ने। सद्रास को डच ने। अच्छा, दादर नगर और दमन दीव और गोवा कब हो गए थे कैप्चर? 1951 में हो गए थे। और लिबरेट कब किया था? 1961 में किया था गोवा को। पोर्चुगीज को सबसे बाद में किया था। नाना साहेब, अच्छा ये फिर से देखिए आपका सेम टू सेम क्वेश्चन आ गया। कहाँ से फिर से आया है ये आपका? रिवॉल्यूशनरी से। बट आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपका आता है सीडीएम से भी है और आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 से भी है। तो नाना साहेब कानपुर से रिलेटेड थे, नवाब हामिद अली खान दिल्ली से। देखिए नाना साहेब कानपुर से हो गए, ठीक है। और मनीराम कहाँ से थे? आसाम से थे। तो ए का 2 हो गया, ठीक है। और डी का 4, तो डी हमारा सही हो जाएगा। मौलवी अमतुल्लाह लखनऊ से थे और नवाब हामिद अली खान दिल्ली से थे। When was the first tea company in Assam established? Very important question. कब हुई थी? 1839 में हुई थी, ठीक है। It was the first tea company in India and it was the world first privately owned tea company. ये भी important है। Born in 1853, he was a Parsi from Western India. He was the editor of Indian Spectator and Voice of India. He was a social reformer and was a chief crusader for the Age of Consent Act 1891. अगेन ये क्वेश्चन आया आपका सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, और आपका एक और वीडियो पड़ी हुई है मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज में ही चैनल पे, प्रेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है। प्रेस डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, उस वाले में आपके सारे न्यूज़पेपर्स कवर हो जाएंगे। और ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स में है, ठीक है। तो इसमें आपके इसी क्वेश्चन में आपके 4 से 5 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो ये कब हुआ था देखिए, एक तो ये पारसी थे, दूसरा एडिटर थे इंडियन स्पेक्टेटर के और वॉइस ऑफ इंडिया के, ये भी इम्पोर्टेंट है। और एज ऑफ कंसेंट एक्ट कब आया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और कौन थे इनके मतलब मेन जो कौन कौन थे इसमें? बीएम मालाबारी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीजनिंग से। जवाहरलाल नेहरू रिप्रेजेंटेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नहीं, को किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। It was implicit in the Gandhi-Urban Pact that the Indian National Congress will participate in the second round table conference. ये बिल्कुल सही है एज इट इज। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको बिल्कुल पता है तो बिल्कुल मतलब कर दीजिए, मार्क कर दीजिए, बिल्कुल सही होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था गांधी अर्बन पैक्ट? 1931 में। और आरटीसी सेकंड कब हुई थी? 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका ऑर्गेनाइजेशन से। देखिए ऐसे क्वेश्चन या तो आपको रटे होने चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको रटे नहीं है क्रोनोलॉजी वाले तो आप इसको मिस कर सकते हैं। देखिए एग्जाम में आपको 10 क्वेश्चन तो ऐसे मिस करने ही पड़ेंगे जो आपको नहीं छूने हैं, मतलब क्वेश्चन वो ऐसे हैं, अगर आप उन्हें छुएंगे आप नेगेटिव में चले जाएंगे। 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन तो किसी को भी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बस ऐसे क्वेश्चन कर सकता है इंसान, बंदा करता है, बट अगर आपको चीज़ें रटी हुई हैं बिल्कुल, ठीक है। बंगा भाषा प्रकाशिका सभा 1836 में हुई थी। लैंड होल्डर सोसाइटी कब हुई थी स्टैब्लिश? 1838 में हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब हुई थी? 1843 में हुई थी। इंडियन लीग कब हुई थी? 1875 में हुई थी। इंडियन लीग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसने की थी स्टैब्लिश, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन बॉक्स में, ठीक है। ये देखिए अगेन ये क्वेश्चन आपका आ जाता है 1857 रिवॉल्ट से, और ये डायरेक्ट बताऊं तो मैं आपको लूसेंट से ले लिया गया है ये डायरेक्ट। देखिए बीटी सावरकर की कौन सी बुक थी, इसमें पूछा है नॉट करेक्टली मेट। क्या लिखा था बीटी सावरकर ने? द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आरसी मजूमदार ने क्या लिखा था? द सिपोय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857।
एसबी चौधरी ने क्या लिखा था, सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनीज 1857 टू 59। तो इसमें क्या गलत है आपका, राधा कमल मुखर्जी। अगर आपको ये तीनों, देखिए ये दोनों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो पता होनी ही चाहिए, और एसबी चौधरी भी पता पता है, तो ये वाला आपका गलत हो गया। ये किसने लिखी थी, ये लिखी थी रुद्रांशु मुखर्जी ने। अगेन ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में आ चुका है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड आइडेंटिफाई दोज हु वर द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट फॉर्म मिनिस्ट्री इन 1937। वो वाले हमें रीजन बताने हैं जहाँ पे आईएनसी अपनी मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं कर पाई थी। देखिए 11 रीजन्स में हुए, कांग्रेस ने क्या किया था, 11 प्रोविंस में से सिर्फ 8 में अपनी मिनिस्ट्री कर पाई थी इस्टेब्लिश, और कहाँ पे नहीं हुई थी, बंगाल, पंजाब एंड सिंध में नहीं कर पाई थी इलेक्शंस में, ठीक है। और ये इलेक्शंस हेल्ड हुए थे ब्रिटिश इंडिया में इन द विंटर ऑफ 1936-7 एज मैंडेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो ये तीनों आप याद रखेंगे, बंगाल, पंजाब, सिंध, और कितने प्रोविंस में की थी ये भी याद रखेंगे। ये भी ऐसे भी आ जाता है कि कितने प्रोविंस में कर पाई थी, तो 8 प्रोविंस में कर पाई थी। Who among the following was the president of the Central Legislative Assembly in August 1925? वेरी इंपॉर्टेंट, ईयर भी आ जाता है और इनको पूछ भी लेता है कौन बने, तो विठल भाई पटेल जी बनी थे। और ही वॉज द को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी एंड एल्डर ब्रदर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। He played an important role in Roller Satyagraha of 1919 and non-cooperation movement of 1920. Who amongst the following wrote the book Politics in India? वेरी, ये भी ऐसे भी आ जाते हैं किसने लिखी थी, तो रजनी कोठारी ने लिखी थी ये बुक। फिर से आ गया आपका शेड्यूल का क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था शेड्यूल से और एक पार्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए बहुत इजी है और कर लीजिए। डीपीएसपी से भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन एज इट इज रखे होते हैं एग्जाम में। तो 7 शेड्यूल किससे है रिलेटेड, क्या पूछा है, ब्लिस में करना है, मैच करना है, ठीक है। select the correct answer from the code given below the list। अच्छा, select the correct answer। तो 7 शेड्यूल लिखा है यहाँ पे, तो 7th शेड्यूल तो नहीं है। 7 शेड्यूल तो आपकी वो लिस्ट है ना, यूनियन स्टेट एंड रेजिड्यूरी लिस्ट दी है। तो ये 8 शेड्यूल में है आपका लैंग्वेज वाला, ठीक है। 8 शेड्यूल में है लैंग्वेज। और डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन किस कौन से उसमें है, 10 शेड्यूल में। और 9 शेड्यूल में आपके आया है वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, लैंड रिफॉर्म वगैरह वाला। और 10th शेड्यूल में पढ़ा हमने अभी। तो ये इसमें ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि 9 शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंदर आया था। तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था, जो कि कब आया था, 1951 में। यूपीएससी घुमा के पूछ चुकी है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और जो 10th शेड्यूल था वो कब आया था, देखिए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ना हमारा, उसमें सिर्फ 8 शेड्यूल है, ठीक है। 395 आर्टिकल्स है, 8 शेड्यूल है, ठीक है। तो आप ये जो लास्ट के है ना 8 9 10, सॉरी 9 10 11 12, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू द्वारा ऐड हुए हैं। तो 10th वाला शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में हुआ है। एज इट इज आप याद रख लेंगे इसको। Which one of the following cannot be the ground for proclamation of energy emergency under the Constitution of India? तो कौन सा नहीं होता है, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म रिबेलियन है, लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं है, इसको हटा दिया गया था, ठीक है। ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस वाज रिपील्ड बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये आर्टिकल 352 के अंदर ये है, ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज एक्सटर्नल एग्रीगेशन, वॉर एंड आर्म रिबेलियन। नेक्स्ट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। The authoritative text of Indian Constitution in India was authorized to be published which of the following constitutional amendment? तो 58 Amendment Act 1987 प्रोवाइड करता है ये, provide for an authoritative text of the constitution in Hindi language and give the Hindi version of the constitution the same legal sanctity। Inserted article कौन सा, 394A in part 22 of constitution and empower the president to publish the translation of the constitution in Hindi language। आगे आपका पार्ट से क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है नॉट करेक्टली मैच क्या है। तो पंचायत 9th पार्ट है, ठीक है। म्यूनसिपैलिटीज 9th ए है, कोऑपरेटिव सोसाइटी 9th भी है, लेकिन ट्राइब्यूनल पार्ट 10 नहीं है। पार्ट 10 तो आई थिंक शेड्यूल ट्राइबल और एरियाज एंड है, ठीक है।
तो ट्राइब्यूनल्स कौन सा है आपका 14th ए है, और उसमें आर्टिकल्स कौन से आ जाते हैं ट्राइब्यूनल्स में, आर्टिकल 323 ए एंड 323 बी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In the Union Council of Ministers shall be collectively responsible to the लोक सभा। कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 75। यूनियन मिनिस्टर शॉल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। आर्टिकल 75 क्या बोलता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, पढ़ लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर शैल बी रिस्पॉन्सिबल बाय द शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। कौन करेगा, अपॉइंट करेगा इन्हें प्रेसिडेंट। एंड द अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर की जो एडवाइस है बहुत इंपॉर्टेंट है। द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, नॉट पीएम। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आ रहा है ये प्रोग्राम और उनकी ईयर ऑफ लॉन्चिंग। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कोई ना कोई स्कीम आपको रखी हुई मिली जाएगी किसी न किसी एग्जाम में ये। तो इसमें आपको लर्न करने की ट्रिक है कि जो स्वर्ण, देखिए सबसे पहले आया था जवाहर रोजगार योजना 1989 में, ठीक है। तो हम ऐसे याद रखेंगे कि जो सिंपल वाला है ना जवाहर रोजगार योजना, वो 1918 में आया था। उसके बाद शहरी, ग्रामीण नहीं, पहले आया शहरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना 1997 में, ठीक है। उसके 2 साल बाद फिर उन लोगों को ग्रामीण की याद आई और फिर ग्रामीण वाला स्टार्ट हुआ पोषण। और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इस सबके पहले रोजगार दिया, उसके बाद कहीं उन्हें किसकी, हेल्थ की याद आई, रूरल हेल्थ मिशन, तो 2005। नॉट ऐसे नहीं मतलब पढ़ना है, बट मैंने थोड़ा चीज़ें इजी रखने के लिए आपको बताया। 5 ईयर प्लान से 99.9% चांसेस रहते हैं कि एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर डेवलपमेंट एफर्ट। तो सिक्स 8th 5 ईयर प्लान है। अच्छा, उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि जो रोलिंग प्लान हुआ था वो कौन से 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग उसमें हुआ था। तो बताइए आप मुझे कौन सा 5 ईयर प्लान के अंडर रोलिंग प्लान हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए। ये जो पेपर है ना हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहाँ से आप चाहें तो देख सकते हैं, कुछ मिस हो जाए तो। द जीएसटी काउंसिल इज चेयर बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू ऑफ फाइनेंस एट द सेंटर इज अ मेंबर। सबसे पहले तो क्या इंपॉर्टेंट है, जीएसटी काउंसिल कौन चेयर करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है। अच्छा, अब मुझे बताइए कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसे कौन चेयर करता है, और हाँ ये बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। The GST Council will decide the tax rate, exempted goods, and the threshold under the new taxation regime. Both 1 and 2 are correct. अब देखते हैं हम कि तीसरा वाला गलत क्यों है। State government will have the option to levy VAT if they so decide. नहीं भाई, ऐसा नहीं है। एक तो पहले हम याद रखेंगे द जीएसटी काउंसिल इज अ जॉइंट फोरम ऑफ द सेंटर एंड द स्टेट सेट अप बाय द प्रेसिडेंट एज पर द आर्टिकल 279 ए। एंड इसमें कह रहे हैं कि हो गया ना, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। अब आ गया नबार्ड। देखिए इससे पहले वाले पेपर में हमने किया था तो उसमें उन्होंने क्या किया था, नबार्ड आरआरबी और एक स्कीम और दे दी थी, उसमें उन्होंने क्रोनोलॉजी बेस में पूछ लिया था, तो यहाँ पे ये काम आएगा। तो ये नबार्ड जो हुआ था वो सेटअप हुआ था बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन 1982 में, बिल्कुल सही है। इट फैसिलिटेट क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर ओनली, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए सबसे पहले तो कब हुआ था स्टैब्लिश, 1982 में, ये आपको याद होना चाहिए, बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। NABARD as a development bank is mandated for the providing and regulating credit and other facilities for the promotion and development of agriculture, small scale industries, cottage and village industries, handicrafts and other rural crafts and other allied economic activities in rural areas with a view to promote integrated rural development and securing prosperity of rural areas and for matter connected therewith or incidental thereto। रीजनल रूरल बैंक होती है 1975 में हुई थी। और इसका जो ये 50-15 जो 35 है ये वो है, मतलब कितना एलोकेशन किसका रहेगा, तो ये सेंटर का है, ये स्टेट का है, और ये आई थिंक 35 जो है वो स्पॉन्सर्ड बैंक का है, आप देख लीजिएगा गूगल करके।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज द फॉल कल्चर? ऐसे क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं क्योंकि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉल कल्चर को करता है रिप्रेजेंट कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ कॉमन पीपल। Folk culture can be defined as a rich culture which have been developed by a common people and have become popular over time. Songs, dance, and storytelling are some of the forms of folk culture through which common people have expressed themselves. Folk culture focuses primarily on a tradition practiced by a small homogeneous rural group living in a relative isolation from other group. ऋग्वेदा क्या है? ऋग्वेदा है एक कलेक्शन ऑफ हाइम। कितनी हाइम्स का? 1028 हाइम्स। एज इट इज पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इनटू 10th मंडल। नेक्स्ट है, पूछ रहे हैं कि नॉट करेक्टली मैच्ड है। ये जो भी हैं दिए हुए हैं और किससे एसोसिएटेड हैं, किस म्यूजिक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट से, वो दिया हुआ है। तो ये म्यूजिशियंस हैं। देखिए बिलायत खान जो है वो सितार से रिलेटेड है। अल्लाह रखा टेबल से, तबला से, नॉट टेबल। एंड हरि प्रसाद चौरसिया जी हैं वो फ्लूट से रिलेटेड है। और अली खान किससे रिलेटेड है? सरोद प्लेयर है अमजद अली खान। ठीक है। अब आ गया किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। अभी हमने जो लास्ट के 3 पेपर किए किए हैं आरओ के, उसमें एज इट इज पूछा था कि कब आया है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। 2 पेपर में हुआ है। ठीक है। एक में डायरेक्ट पूछा है कि कौन से ईयर में आया है, और एक में उसमें पूछा है क्रोनोलॉजी में असेंडिंग असेंडिंग डिसेंडिंग में लगाने को। तो बताइए कब आया था किसान किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम? 1998 में आया है ये। The scheme provides educate and timely credit support to the farmer for their family। देखिए 1998 में है एज इट इज। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा आपको? ओनली टू इज करेक्ट। It issued for issue of KCC to farmers on the basis of their holding for uniform adoption by the banks, so that farmers may use them to readily purchase agriculture inputs such as seeds, fertilizers, pesticides, etc. The scheme aims at providing and timely credit support for the banking system under a single window with flexible and simplified procedure to the farmer for their cultivation and other need indicated below। जैसे कि पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंस हो गए टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन हो गए, कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड हो गया, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स एंड एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। ये करंट का ही क्वेश्चन है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज लेस देन 0.002 मीटर डायमीटर? तो क्ले का होता है। ठीक है। और जो बेस्ट टॉप सॉइल जो होती है ग्रोइंग प्लांट इज लोम सॉइल। लोम सॉइल किसके मिक्स होती है? सैंड, सिल्ट एंड क्ले। सिल्ट अकर्स एज अ डिपॉजिट ऑन रिवर बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटीज दी हुई हैं और उनके स्टेट्स दिए हुए हैं। नॉट करेक्टली मैच हमें पता करना है। तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश में है। अब मुझे बताइए उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है? ठीक है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय राजस्थान में नहीं है, ये रायपुर छत्तीसगढ़ में है। आचार्य एनजी रंगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी तेलंगाना में है। करनाल बंट जो है वो डिजीज किसकी है? बीट क्रॉप की। देखिए एक डिजीज से क्वेश्चन आता ही आता है, बैक्टीरियल वायरल ये जो भी है, ये प्लांट डिजीज आती है। तो आप ये कहाँ से देख लेंगे? ये लूसेंट में, अगेन लूसेंट में एक लिस्ट दी हुई है, अच्छे से अब कर लीजिए सारी डिजीज की। 1 से 2 क्वेश्चन वहां से आता ही आता है। साइंस का जो पोर्शन है ना उससे ब्लूसेंट से काफ़ी क्वेश्चंस फंस जाते हैं। ठीक है। प्लांट न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं और उनका रोल दिया हुआ है। नाइट्रोजन सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में काम करता है। फॉस्फोरस रूट डेवलपमेंट में। पोटेशियम रेगुलेटिंग स्टोमेटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये बिल्कुल सही है। और बोरोन करता है डिजीज रेजिस्टेंस में, ये बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि बोरोन इज वन ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर द ऑप्टिमम ग्रोथ डेवलपमेंट यील्ड एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप। It performs many important functions in plants and is mainly involved in cell wall synthesis and structural integration. Again, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अ कंज्यूमर कोऑपरेटिव सेक्टर स्टोर इज सेटअप बाय, कौन सेटअप करेगा? तो मेंबर करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, हमें लगता है कि हो सकता है भाई ये हो बी वाला ऑप्शन सही। तो यहाँ पे मेंबर्स हैं क्योंकि जो एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर है वो इज एन ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड मैनेज एंड कंट्रोल बाय कंज्यूमर्स देमसेल्फ। The main motive of consumer cooperative stores is to provide supreme quality food and to
and services to consumer at reasonable prices and protect themselves from exploitation of middlemen. सेबी एक्ट कब पास हुआ था? 1992 में हुआ था. SEBI was established as a statutory body in the year 1992. पहले जब 1998 में हुआ था तो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी के थ्रू हुआ था, मतलब बनी थी ये, लेकिन बाद में 1992 में स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई. एंड द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 कम इनटू फोर्स इन जनवरी 30, 1992. बेसिक फंक्शन क्या है सेबी का? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज एंड टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ एंड टू रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट. नेक्स्ट आ जाता है आपका टैक्स, और पूछा है कि कौन सी चीज़ कौन से टैक्स के अंडर आएगी, तो हम देख लेते हैं. देखिए कैपिटल गेन्स टैक्स जो होता है वो कब मिलता है, आप किस में होता है? सेल ऑफ प्रॉपर्टी में. फैक्ट्री प्रोड्यूस में कौन सा टैक्स लगता है? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी. इंपोर्ट में कस्टम ड्यूटी लगती है, वेरी इजी है ये तो. और इनकम में कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है वो कौन सा? कॉर्पोरेट टैक्स होता है. नेक्स्ट है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कम इनटू फोर्स कब आया था? 1882 में आया था. और देखिए एज इट इज ईयर्स पूछ लिए जाते हैं. माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट कब आया था? 2006 में आया था. इनका भी रिसेंटली क्राइटेरिया चेंज हो गया है, तो ये अपडेटेड ही है, मैंने चेक किया है. देखिए क्या है कि अ माइक्रो एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट कितना ना हो? 1 करोड़ से ज़्यादा ना हो, और टर्नओवर कितना ना हो? 5 करोड़ से ज़्यादा ना हो. तो बेसिकली क्या है, जितना आपका इन्वेस्टमेंट है ना उसको आप इंटू कर दीजिए 5 से. स्मॉल एंटरप्राइज की क्या डेफिनेशन है कि जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो कितना? 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर कितना नहीं होना चाहिए? 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और टर्नओवर जो है वो 250 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो यही एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग इन्होंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है. इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुड बी कितना होना चाहिए? 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो मुझे लगता है कि ये डी वाला ऑप्शन सही होगा इसमें. ये सी या हो सकता है पुराने डाटा के हिसाब से दे रखा हो उन लोगों ने, जो बुक वाले. हाँ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट मोर देन 10 करोड़ एज पर द लेटेस्ट डाटा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था यूपी से. सेंसस से इस वाले पेपर में ना सेंसस से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए थे. परसेंटेज पॉपुलेशन ऑफ यूपी टू पॉपुलेशन ऑफ इंडिया कितनी? 16.51% है, ना कि 18.5. डेंसिटी तो 29 है ही. डिकाइडल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ यूपी ड्यूरिंग 2001 टू 2011 20.09% है. और फीमेल लिटरेसी कितनी है? 57.18%. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन? ऑब्वियस सी बात है, यूपी फॉलोड बाय द महाराष्ट्र अकॉर्डिंग टू सेंसस, एंड फॉलोड बाय द बिहार, और सिक्किम की लीस्ट पॉपुलस है. ठीक है. Assertion और रीजनिंग में द सेंसस ऑफ इंडिया इज कैरिड आउट एवरी 10 years. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज लार्जली रिमेन अनचेंज ओवर द पीरियड ऑफ 10 years. नहीं अनचेंज नहीं, बिल्कुल ऑब्वियस से बात चेंज होती है ना, तो डायरेक्ट है. ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स. Which among the following has the lowest population density as per the census 2011? तो सबसे ज़्यादा किसकी है वैसे ओवरऑल देखा जाए तो? बिहार की है, उसके बाद वेस्ट बंगाल की है. और यूपी की कितनी है? यूपी की 829 है. यूपी में और केरल में आप कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे. तो केरल की 860 है और यूपी की 829 है. सेंसस का मोटो पूछ लिया गया था, क्या था 2011 के सेंसस का? तो अवर सेंसस अवर फ्यूचर था. ठीक है. और ये जो सेंसस था 2011 का वो 15 सेंसस था इंडिया का, और 7th सेंसस था आफ्टर इंडिपेंडेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन ने पूछा नॉट करेक्टली मैच्ड. तो जो समसपुर सेंचुरी है वो रायबरेली में है. नवाबगंज है वो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में है, कानपुर में, ना कि इलाहाबाद में. बखीरा संत कबीर नगर में, और सांदी हरदोई में. द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कितना है? ग्लोबल हेक्टेयर है. Ecological footprint is the impact of human activities measured in terms of the area of biologically productive land and water required to produce the goods consumed and to assimilate the waste generated. It is measured in global hectares.
The loss of forest cover in India has been directly associated with demographic transition in India. The forest cover is generally negatively related with population growth. दोनों ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है वो बताना है हमें. तो अंशी में दुधवा नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क और गुगामल नेशनल पार्क में कौन सा है. इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वो छत्तीसगढ़ में located है. It derives its name from the Indravati river. It is the home of rare wild buffalo. ये important है. नेक्स्ट फिर आता है क्वेश्चन बायोस्फीयर रिजर्व से और स्टेट से. तो देखिए सिमलीपाल जो है वो ओडिशा से है. तो ए का 4 हो गया. तो हमारा ए और बी कैंसिल हो जाता है यहाँ पे. तो अब हमें देखना है कि सी और डी में आंसर होगा. तो नोकरेक है वो मेघालय में. तो डी सी का आ गया 5. तो सी का है 5. तो हमारा आंसर क्या हो गया. डी हो गया. एंड कोल्ड डेजर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है. ठीक है. और दिहांग दिबांग तो है ही अरुणाचल प्रदेश में. भीतरकनिका मैंग्रोव के बारे में है नेक्स्ट स्टेटमेंट. इट इज लोकेटेड इन द डेल्टेक रीजन ऑफ वामसधारा एंड सुब्रनरेखा. जी नहीं, ये नहीं है. बैतरनी और ब्राह्मणी रिवर है उनके डेल्टा पे सिचुएटेड है ये. एंड इट इज लाइज इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल. ये भी सही नहीं है. ये कहाँ पे. ओडिशा में है. तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं. ठीक है. और ये इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि द मैंग्रोव हार्बर वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल. यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ चुका है. पूछा था कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अगर हमें देखने हैं तो हमें कौन से एरिया में जाना पड़ेगा. तो आंसर था भीतरकनिका मैंग्रोव. Next question is urbanization in India has increased rapidly after 2001 and the revolution in mobile communication has been taking place in India. अब रिवॉल्यूशन इन कम्युनिकेशन से मतलब क्या हो, मतलब इसका तो कोई डायरेक्टली लिंक नहीं है. लेकिन हाँ, ये भी सही है और ए भी सही है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा. बी. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर डज नॉट एक्सप्लेन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन एज पर 2011 सेंसस एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड ऑफ द फॉलोइंग. देखिए सबसे ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन है ना वो कहाँ पे पाया गया है. अगर सेंसस की बात करें 2011 की तो गोवा में है. तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा. हम पहला 3 लगाएंगे. अब इसमें भी कौन से इसमें लगाना है. डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है. तो बी और डी तो हमारा हो गया. ठीक है. अब अगर आप इसमें से अगर आपको नहीं पता है, आप तुक्का लगाना चाहें तो आप 50% पे खेलेंगे कि ए लगाएंगे या तो सी लगाएंगे. अब अगर हम ए करते हैं 3 के बाद कौन सा आना चाहिए. 2. तो गोवा के बाद आ गया मिजोरम और फिर तमिलनाडु है. फिर क्या है. केरल है. तो इसका आंसर क्या है. ए ही आंसर है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव अ मिलियन प्लस अर्बन एज पर द 2011 सेंसस. तो ओडिशा में है. ठीक है. बाकी सब में ये मिलियन प्लस है. इस वाले पेपर में सेंसस से भर भर के क्वेश्चन आए थे. तो सेंसस के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए है पीवाईक्यू. एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिटीज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट पॉपुलेशन. ऑब्वियस सी बात है मुंबई एंड दिल्ली. द टोटल परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इन टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड एज पर 2011 सेंसस कितनी है. 17.31 है. याद रखेंगे हम. यूनेस्को डिक्लेयर विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 2016. किसने किया था. कौन सा था. कंचनजंगा नेशनल पार्क था. और ये मिक्स्ड हेरिटेज है. अच्छा, यूनेस्को से याद आया कि अभी हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो कौन सी है. आप मुझे बताइए. यूनेस्को ने जो कल्चरल साइट्स करी हैं 41, 42 और अभी जो हमारा गरबा है वो इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी सेलेक्ट हुआ है. तो आप मुझे ये बताइए कि उसकी जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी. ठीक है. ये वाले क्वेश्चन. और अभी शांति निकेतन एंड होयसाला टेम्पल्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का कल्चरल साइट का टैग मिला है. वो कौन सी मीटिंग में मिला है. ठीक है. यूनेस्को की कौन सी मीटिंग हुई थी और अब नेक्स्ट कौन सी होगी, कहाँ पे होगी वो मीटिंग. आप मुझे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 3-4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका इस बार एग्जाम में एज इट इज मिलेगा आपको. सोलर इम्पल्स 2 ये सारे करंट के क्वेश्चंस हैं. ठीक है. मलेरिया फ्री का कौन हुआ था, ये सारे 2016 का पेपर है तो 2016 के ही हैं सारे क्वेश्चंस करंट के.
मोस्टली ये देखिए इंडेक्स से है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स और वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब जैसे ही इसमें पूछ लिया कि न्यू कितनी हो गई वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ उत्तर प्रदेश द फर्स्ट समाजवादी अभिनव स्कूल वॉज स्टेब्लिश्ड। तो कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। ये भी करंट का ही क्वेश्चन है, इसलिए पूछा हुआ है। फिर ये आया है सर्जिकल स्ट्राइक उस टाइम हुई थी, तो एज इट इज पूछ लिया था डेट कौन सी थी। ये देखिए सारे ये एग्जाम से क्वेश्चन है, उसे करंट से क्वेश्चन है। लेमो और सैम साइन हुआ था, तो वैसे हम बता दें आपको कि किससे इंडिया एंड यूएसए के बीच हुआ था ये साइन, ऑन अगस्त 29 टू 2016। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द, कहाँ? लेक ताना से होती है ओरिजिनेट, एग्जाम में आ जाता है एज इट इज। और लेक ताना कहाँ पे? इथोपिया में है। मर्ज विद द स्मॉलर स्मॉलर ट्रिब्यूटरी वाइट नाइल एट खार्तूम। खार्तूम की कैपिटल खार्तूम किसकी कैपिटल है? सूडान की कैपिटल है टू फॉर्म द नाइल रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, शिपिंग सेंटर्स दिए हुए हैं जो कि यूएसए में और उनके स्टेट दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हॉस्टन जो है वो ना कहाँ पे, स्टेट किसका? टेक्सास है। स्पैरोस पॉइंट कहाँ पे है? मैरीलैंड में है। न्यू ऑरलियंस लुइसियाना में है। और कैमरन न्यू जर्सी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट क्या कौन सी है? मेडिटेरियन सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी एंड उसके बाद क्या है? अरल सी। वेस्ट टू ईस्ट लगाना है। इन सब के आप वो भी कर लीजिएगा कि कौन सी कंट्रीज को सराउंड करती है, मतलब ये ब्लैक सी। तो हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी आपको अवेलेबल करा दिया है बहुत इजी ट्रिक से, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है कि रिवर है और उसमें कौन सी उसमें ओशन में या गल्फ में या सी में फ्लो होती है। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको इसमें से कुछ भी नहीं आता है ना, तो आपको इतना तो मतलब आइडिया होगा ही, अगर आपने थोड़ा सा भी ज्योग्राफी पढ़ा है, रिवर सिस्टम पढ़ा है। तो जो माही रिवर है वो इंडिया की है, और ये कहाँ कर जाती है? अरेबियन सी में जाती है। तो इसी से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अमर रिवर। अमर जो रिवर है वो पैसिफिक ओशन में जाती है। और टिग्रिस पर्शियन गल्फ में, फ्लोइंग इनटू पर्शियन गल्फ। एंड बची लेना, लेना इज आर्कटिक ओशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन देयर बुक इंट्रोड्यूसिंग कल्चरल ज्योग्राफी, जेई स्पेंसर एंड डब्ल्यू एल थॉमस हैव डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू हाउ मेनी कल्चरल वर्ड्स? 11 पार्ट्स में किया था। अब ये दोनों क्वेश्चन है ना, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में तुक्का लग जाता है तो लग जाता है, और नहीं लगता है तो नहीं लगता है। व्हाट इज द करेक्ट नॉर्थ साउथ सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन? डी ऑप्शन इसका सही है, देख लीजिएगा किस हिसाब से दिया हुआ है। A gradual change in the manner of population growth occurring over a long period of time is known as demographic transition बोलते हैं उसे। A demographic transition refers to a population cycle that began with a fall in the death rate, या तो death rate fall करती है, continuous with the phase of rapid population, ठीक है। death rate कम हो जाए और rapid population growth हो जाए, and concludes with a decline in the birth rate। करीबा डैम जो बिल्ट है वो किस पे है? जम्बेजी रिवर पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ जाता है एज इट इज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया हैज द लार्जेस्ट परसेंट ऑफ geographical एरिया अंडर द फॉरेस्ट एज पर द रिपोर्ट ऑफ फॉरेस्ट सर्विस ऑफ इंडिया? अभी भी आई थिंक मिजोरम ही है, लेटेस्ट के हिसाब से भी मिजोरम ही है। देखिए ये जो उस टाइम जो पूछा था ये उस टाइम का डाटा है, और ये अभी लेटेस्ट के डाटा के अकॉर्डिंग परसेंटेज के हिसाब से अगर हम कहें तो 5 स्टेट कौन से हैं? सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर जो है वो मिजोरम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड, मतलब सारे स्टेट जो है वो नॉर्थ ईस्ट के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कोल रिजर्व से है, उस टाइम कोई रिपोर्ट आई होगी तो उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज दैट एग्जिस्ट इन अ रीजन एंड कैन बी यूज्ड आल्सो इन फ्यूचर। नेक्स्ट एंड इसका रीजन दिया हुआ है, द डेवलपमेंट ऑफ एन एक्चुअल नेचुरल रिसोर्स डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है।
नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग सोर्स ऑफ पावर जनरेशन। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि विंड में इंडिया कौन से नंबर पे है, कोल में कौन से नंबर पे है, सोलर पे कौन से नंबर पे है, ये आपको पता होना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक रिसोर्स, तो फ्रेश वाटर नहीं है। बायोटिक फैक्टर्स की डेफिनेशन पढ़े तो लिविंग बायोटिक फैक्टर लिविंग थिंग विद द within an ecosystem such as plants, animals and bacteria, while abiotic are non-living compounds जैसे कि water, soil and atmosphere. Coal and petroleum are formed by the biotic component which is vegetation and marine animal. Fresh water is not a biotic resource. ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, हर एक एग्जाम में आपको मिल जाएगा देखने को किसी भी स्टेट पीसीएस में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन कैटेगराइज एज फॉरेस्ट अंडर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, तो कौन नेशनल पार्क को नहीं किया गया था कैटेगराइज। देखिए इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट से ना बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, दो क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि कितना है। देखिए इसमें दिया हुआ है वैसे लेटेस्ट डाटा, ये 2015 के हिसाब से दिया हुआ है। हम लेटेस्ट की बात करें तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, तो कितना है 24.62 है। अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर पूछेगा तो उसका डाटा थोड़ा अलग है, और अगर दोनों को मिला के पूछा है तो इसका 24.62% है। Arrange the national park in their chronological order from the earliest to the latest and select the correct from answer from the, मतलब chronological order में लगाना है कि सबसे पहले कौन सा नेशनल पार्क एस्टेब्लिश हुआ था और लेटेस्टली कौन सा हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो ये तो जिम कॉर्बेट तो कब मतलब कब इस्टेब्लिश हो गया था, ये बहुत पहले हो गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2431। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईयर भी है, आप चाहे तो याद कर सकते हैं। काजीरंगा काजीरंगा साइलेंट वैली कान्हा नेशनल पार्क दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सारे रीजनिंग से आ जाते हैं। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं कराती क्योंकि सॉल्व कैसे करके दिखाऊंगी, ऑब्वियस सी बात है, इसमें सॉल्यूशन दे रखा है। तो हम आपको ये पेपर अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे इस पेपर में, आई थिंक 15 क्वेश्चन आए हुए हैं रीजनिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेंसस से है। द लिटरेसी रेट इन यूपी एज पर द 2011 सेंसस कितना 67.68% है। अगर मेल एंड फीमेल की बात करें तो मेल का लिटरेसी रेट है 77.28% एंड फीमेल का है 57.18%। ये उस टाइम के सेंसस के अकॉर्डिंग है। अमंगस्ट ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया व्हाट इज द रैंक ऑफ यूपी एरिया वाइज, कौन सा एरिया वाइज रैंक 4 है यूपी की, क्योंकि सबसे पहले आता है राजस्थान, उसके बाद आता है एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी। भारतीय हिंदू नाट्य अकेडमी कब हुई थी स्टैब्लिश 1975 में हुई थी, कहाँ पे लखनऊ में, इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन फॉर द इमदाद खानी घराना ऑफ सितार एंड सुरबहार म्यूजिक, इटावा घराने को मानते हैं और इनके फाउंडर कौन थे, इमदाद खान थे, इसलिए इसको इमदाद खानी घराना बोलते हैं। क्रॉप दी है, वैरायटी दी है, ठीक है। तो पैडी जो क्रॉप है वो उसकी वैरायटी है गोविंद, और शुष्क सम्राट जो है वो वीट की नहीं है, राइस की है। और अरहर की वैरायटी है पारस, और पी की है प्रकाश। मार्स सॉइल पूछा है कि मार्स सॉइल कहाँ पाई जाती है। देखिए मार्स सॉइल जो है ना आपकी झांसी और हमीरपुर में पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन में झांसी है। बुंदेलखंड रीजन लाल मार राकर परवार द वैरायटी ऑफ सॉइल फाउंड इन बुंदेलखंड। ये ऐसा भी आ सकता है कि ये है कहाँ पाई जाती है, कौन से एरिया में, तो एज इट इज याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्लेस ऑफ प्रोडक्ट से। तो उसमें पूछा है कि नॉट करेक्टली में क्या है। तो देखिए लखीमपुर खेरी तो ऑर्नामेंटल वुड क्राफ्ट होता है, खुर्जा सैरामिक से है, मेरठ स्पोर्ट गुड, तो जालेसर नहीं होगा इसमें, नहीं जालेसर भी है इसमें, तो ये सारे ऑप्शन सही है इसमें। तो आई थिंक ये क्वेश्चन हटा दिया गया था। मोदिया पूर्णिमा मेला ऑर्गेनाइज कौन से प्लेस पे किया जाता है, गोवर्धन मथुरा में किया जाता है। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट दी हुई है और प्रोडक्ट दिए हुए हैं, तो देखिए लॉक्स के लिए फेमस क्या है, अलीगढ़ है, ठीक है। तो ए का 2 हो गया। फिरोजाबाद बैंगल्स के लिए है, मुरादाबाद ब्रास यूटेंसिल के लिए है, तो ये एग्जिटेड हो गया। हु अमंग द फॉलोइंग वाज बोर्न इन आगरा, कौन
पैदा हुए थे, गालिब हुए थे। ही वॉज अ पोएट, ही वॉज ऑल्सो नोन एज मिर्जा असदुल्ला खान। देखिए गालिब का नाम भी आ सकता है कि उनका नेम क्या था। कहाँ पे हुए थे बॉर्न? आगरा में हुए थे और नाम था मिर्जा असदुल्ला खान। ही इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट Persian and Urdu language poet during decline of Mughal Empire. He was a court poet in किनके उसमें थे? बहादुर शाह जफर सेकंड की कोर्ट में। इंपॉर्टेंट है, 3-4 क्वेश्चंस बन गए इसमें। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द स्टेट ललित कला एकेडमी यूपी? तो कब कहाँ हुई थी? लखनऊ में हुई थी, 1962 में हुई थी। ललित कला एकेडमी जो है 1952 में हुई थी जो वो कहाँ पे है? दिल्ली में स्टेब्लिश्ड है। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग टॉट हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक टू द शंभू महाराज? तो रहीमुद्दीन खान ने किया था, उन्हें सिखाया था। ही वॉज द कथक आर्टिस्ट ऑफ द लखनऊ घराना। कौन? शंभू महाराज जी। और इन्हें सिखाया था रहीमुद्दीन खान ने। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ परम वीर चक्र अवॉर्डी? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है ना, तो अगर आप छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि करंट का तो ये क्वेश्चन है नहीं, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो नीरज कुमार सिंह है वैसे इसका आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन सीएम ऑफ यूपी? वेरी सिंपल, स्मृति कौन? सुचिता कृपलानी जी थी। नेक्स्ट है लाइट कलर्ड क्लॉथ्स आर प्रेफर्ड इन समर? बिल्कुल बिल्कुल सही है। और रीजन दिया है इसका कि लाइट कलर्स आर पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट। ये भी सही है, तो इसका दोनों कौन सा होगा? ये आंसर होगा लाइट कलर रिफ्लेक्ट हीट विच हेल्प आवर बॉडी टू कीप कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? तो करेक्टली मैच क्या है? थर्मो रेजिस्टर करेक्टली मैच है, जो कि होता है इलेक्ट्रॉनिक थर्मोमीटर। बाकी ये सब उल्टा पुल्टा कर दिया है लोगों ने ऑप्शंस में। स्ट्रेटोलाइट इज द हाई एल्टीट्यूड एयरशिप पोजिशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर? Stratolites are high altitude balloons, airships similar to satellite employed for remote sensing, navigation and communication. देखिए क्या है, स्ट्रेटोलाइट क्या होते हैं? एक बैलून टाइप होते हैं जिन्हें कि एम्प्लॉयड किया जाता है, जैसे कि रिमोट जो सेंसिंग की जा सके एरियाज की, नेविगेशन में भी यूज़ होता है इनका, कम्युनिकेशन में भी होता है। और ये इन्हें क्यों बोलते हैं स्ट्रेटोलाइट? क्योंकि इन्हें स्ट्रेटोस्फेयर में प्लेस करते हैं। नेक्स्ट आ गया कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के बारे में बोला। दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन नहीं, फ्यूजन होता है। दे यूजली हैव टोकामक डिजाइन एंड दे ऑपरेट एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो गया? 2 और 3। हाइड्रोजन बॉम्ब भी न्यूक्लियर फ्यूजन के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड होता है। दोनों क्वेश्चन ये आ चुके हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ट्रांजिस्टर? कौन सा? सिलिकॉन एंड जर्मीनियम होता है, तो इसमें ऑप्शन में से जर्मीनियम दिया हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड प्रेजेंट इन बोन? कैल्शियम फॉस्फेट, ए का 4 हो गया, तो डी आंसर सही हो गया हमारा। एसिड प्रेजेंट इन विनेगर? एसिटिक एसिड। सोरिंग ऑफ मिल्क? लैक्टिक एसिड एंड राइपनिंग ऑफ फ्रूट? इथाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ एक्सक्लूसिव? यूरिया को यूज करते हैं, and urea used to produce urea nitrate is powerful explosive material. It is frequently used by terrorists. It was also used in the first World War Trade Center bombing in New York in 1993. Important है। Which one of the following is used for manufacturing safety matches? रेड फॉस्फोरस यूज होती है। ठीक है। फॉस्फोरस दो टाइप की होती है। वाइट फॉस्फोरस हाईली रिएक्टिव होती है एंड कैचेस फायर एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर, लेकिन रेड फॉस्फोरस डज नॉट शो सच नेचर। तो इम्पोर्टेंट है, ये आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजीज दी हुई है, कौन सी है ये और कौन सी डिजीज होती है उनसे। देखिए ऑटो इम्यून डिजीज दी हुई है, तो इसमें नॉट करेक्टली मैच पूछा है। तो रिमोटाइड अर्थराइटिस, जेनेटिक डिजीज, ट्यूबरक्लोसिस। वेरी सिंपल है, देखिए जेनेटिक डिजीज के नहीं होती है ना टीबी, बस यही आपको टिक कर देना है। पॉइजनस फैंग्स ऑफ अ स्नेक आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सिलरी टीथ? ठीक है, दे द फैंग्स आर लॉन्ग पॉइंटेड टीथ एंड दे आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैक्सिलरी टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मॉस्किटोज के बारे में कि ओनली मेल्स सक ब्लड? सिर्फ मेल्स ही करते हैं सक ब्लड, और ओनली फीमेल्स? तो इसमें क्या होता है? ओनली फीमेल्स करती हैं सक ब्लड एंड फीमेल सक प्लांट जूसेस। मेल हैव बिगर
बिंग्स देन फीमेल्स, फीमेल्स हैव बिगर बिंग्स देन मेल। तो इसमें आंसर क्या है आपका 2 एंड 5। तो ये हो गया आपका 2016 का प्रीलिम्स का पेपर जो कि कैंसिल हो गया था। अब हमारा एक पेपर बचता है 2016 का मेंस का। देखिए करना तो हम और भी पेपर चाह रहे थे लेकिन अभी टाइम नहीं बचा है इतना, और आप लोग इतने ही पेपर देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बिलीव मी। कोई भी डाउट हो या कुछ करेक्शन करना हो, जो मुझसे गलती हो गई हो, तो आप यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन बॉक्स में बता सकते हैं। अच्छा, इसमें कन्फ्यूजन बच्चों को ये हो रहा है कि वो मेंस का पेपर नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब वीडियोस में। तो मेंस का भी देख लीजिए क्योंकि मेंस से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्योंकि पैटर्न तो वही होता है ना, 50% पैटर्न मेंस का वही होता है, ऑब्जेक्टिव और हिंदी। ठीक है, पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।